नमस्कार। संधान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है प्रगतिशील कविता और त्रिलोचन। मेरे साथ हैं गुजरात आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज की प्राध्यापिका सोनल बहन पटेल। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हिंदी का जो काल विभाजन हुआ उसकी शुरुआत आधुनिक हिंदी के रूप में भारतेंदु युग से हम देखते हैं। यानी 1850 से लेकर के आज तक के समय को अलग अलग नामों में अलग अलग समय में विभाजित किया गया है। प्रारंभ होता है भारतेंदु युग से। हम प्रगतिशील कविता और प्रगतिवाद पर पहुँचें उससे पहले बेहतर होगा कि हम उसकी शुरुआत यानी आरंभिक अवस्था भी जान लें। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने साहित्य की तमाम विधाओं पर महत्वपूर्ण कार्य किया, इतना ही नहीं, उन्होंने अपने साथ के तमाम साहित्यकारों को भी इसके लिए तैयार किया। 1900 के आसपास ये भूमिका ऐसी बनी कि भारतेंदु का अवसान होता है और उसके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं और द्विवेदी जी के नाम से ही इस कालखंड का नाम द्विवेदी युग रखा गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि एक प्रबुद्ध लेखक और संपादक रहे हैं, और उनका समय काल 1900 से शुरू होता है और 1918 तक माना जाता है। तो द्विवेदी युग के बारे में हमारे साथ सोनल बहन हैं, वो परिचय देंगी और अपनी बात कहेंगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य में एक ऐसे आलोचक और संपादक के रूप में आए जो हिंदी साहित्य और ख़ास करके हिंदी कविता, भारतेंदु युग में हिंदी कविता ब्रज भाषा में चल रही थी। हिंदी गद्य के लिए खड़ी बोली स्वीकृत हो गई थी, लेकिन कविता के लिए खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग बहुत ही कम हो रहा था। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खुद सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और ऐसे कई कवियों और कई लेखकों को सरस्वती पत्रिका में खड़ी बोली हिंदी में लिखने के लिए प्रेरित किया। खुद भी लिखा और लोगों को भी प्रेरित किया, और उन्हीं की प्रेरणा से हमारे राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने साकेत नामक महाकाव्य लिखा। पहले भी वाल्मीकि रामायण लिखा जा चुका था, तुलसीदास का रामचरितमानस भी है हमारे पास, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उस समय साकेत की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की। सारे आदर्शों, उस समय की तत्कालीन परिस्थिति ऐसी थी कि आदर्शों का फिर से जनता में लाना जरूरी था। तो उस समय द्विवेदी युग का समय साहित्य में अत्यधिक आदर्शवादिता और अत्यधिक नैतिकता का आग्रह रखता है। तो ये इस समय की कविता इतिवृत्तात्मक और गद्यात्मक है, और साथ में नैतिकता और आदर्शवादिता का आग्रह लेकर लिखी गई कविता है। ज़्यादातर सूक्ष्मता का विरोध है, स्थूलता है। अत्यधिक आग्रहता की वजह से ही निराला ने इस समय में लिखी जूही की कली नामक कविता। जूही की कली एक श्रृंगार प्रेम की कविता है। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, तो ये पूरी नायिका का वर्णन है। तो उस समय ये आदर्शवादिता के आग्रह के विपरीत था। तो इसीलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में इसे छापने से अस्वीकार कर दिया और ये कविता अस्वीकृत हुई, जबकि यही कविता छायावाद में जाकर छायावाद की श्रेष्ठ कविताओं में से एक बनी। तो ये द्विवेदी युग अत्यंत गद्यात्मक, इतिवृत्तात्मक और अत्यधिक आदर्शवादिता का समय रहा है। अब हम देखेंगे द्विवेदीवाद का विरोध किस तरह से छायावाद बनकर आया। हम साहब से देखेंगे छायावाद के बारे में। छायावाद का समय काल 1918 से 1936 के बीच माना जाता है। समय काल को लेकर विद्वानों में मतभेद अवश्य रहे हैं।
किंतु मोटे तौर पर हम देखें तो ये समय काल 1918 और 1936 के बीच है। छायावाद में वैयक्तिकता पर जोर दिया गया। निजी भावनाओं को किस तरह से अभिव्यक्ति दिया जाए, यह महत्वपूर्ण बात रही। प्रसाद और निराला और पंत और महादेवी वर्मा छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं और इनकी लगभग सभी कविताओं में वैयक्तिकता महत्वपूर्ण रही है। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, ये महादेवी वर्मा कहती हैं, या पंत जब कहते हैं, या काल प्रसाद जी जब ऐसी रचनाएं लिखते हैं, तो निश्चित तौर पर यह उनकी अपनी वैयक्तिकता होने के साथ साथ पाठकों की भी वैयक्तिकता रही होगी और यह उसके विरुद्ध में उभरती है, जो जैसा कि अभी बताया गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में ऐसी वैयक्तिकता के लिए कोई स्थान नहीं था। दूसरी बात आती है काल्पनिकता की। जो प्रसाद महाकाव्य लेकर के आते हैं कामायनी में जो श्रद्धा और ईड़ा और मनु का चित्रण मिलता है, आप देखिए कि इस कल्पना की ऊंचाई कितनी ऊपर तक जाती है। इसी तरह से जो आदर्शवादिता की बात आती है, वह भी आप देख सकते हैं कि छायावाद बिल्कुल एक अलग ढंग से, यानी प्रगतिवाद का प्रारंभ होता है उससे पहले की स्थिति और द्विवेदी युग जहाँ खत्म हो रहा है उसके बीच की जो स्थिति है, वहाँ पर प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा जी एक अलग स्तंभ के रूप में दिखाई देती हैं। प्रगतिवाद का प्रारंभ जिन अवस्थाओं में हो रहा है, वही अवस्था है जब कि जिसके विरुद्ध में, यानी द्विवेदी युग की जिन आधारों को लेकर, जिन तथ्यों को लेकर के जो विरोध हुआ, उन्हीं कुछ तत्वों के कारण, अगर अब आप मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद देखें कि विरोधी तत्व उसी में छिपे होते हैं, तो जिस स्थूलता के विरुद्ध सूक्ष्मता की बात आई, उसी सूक्ष्मता के विरुद्ध फिर स्थूलता की बात आती है। यानी प्रगतिवाद इसी छायावाद के विरुद्ध में आता है। तो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि जो माने जाते हैं उसमें दिनकर जी हैं। दिनकर जी के बारे में और प्रगतिवाद के बारे में सोनल जी। प्रगतिवाद का समय है 1936 से 1943। प्रगतिवाद एक तरह से छायावाद के विरोध में आया। प्रगतिवाद की अत्यधिक कल्पना, घोर वैयक्तिकता और श्रृंगार और समाज और यथार्थ की उपेक्षा, इन सब के विरोध में फिर से एक बार समाज का घोर यथार्थ और समाज की सच्चाई, स्थूलता, इन सब को लेकर प्रगतिवादी रचनाएं लिखी गई। लेकिन प्रगतिवाद का मूल आधार रहा है कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स की विचारधारा जब राजनीति में आई तो वो साम्यवाद कहलाई, और जब साहित्य में कार्ल मार्क्स की विचारधारा को अपनाकर रचनाएं लिखी गई तो वो प्रगतिवादी कहलाई। हिंदी में प्रगतिवादी रचनाएं गद्य में और पद्य में बहुत विस्तार पाई, और इसमें गद्य में तो प्रेमचंद है और यशपाल है, ये सारे प्रगतिवादी लेखक माने गए। और पद्य में प्रगतिवाद का समय 1936 से शुरू होता है, लेकिन प्रगतिवादी रचनाएं हमें बहुत पहले 1923, 1919 से मिलती है। लेकिन पहले प्रगतिवाद की थोड़ी बात करें। प्रगतिवाद है शोषक का विरोध करता है, शोषण का विरोध करता है, शोषित के प्रति सहानुभूति दिखाता है। प्रगतिवाद ने एक नए वर्ग, मध्य वर्ग और पूंजीवादी वर्ग की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित किया कि जिसके पास पूंजी है, जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, वह शोषक बन जाता है, और जिसके पास श्रम है, जिसके पास पूंजी नहीं है, वो शोषित बन जाता है। तो प्रगतिवादी रचनाएं और प्रगतिवादी विचारधारा हमेशा शोषित का साथ देती है, और जब वो शोषक का विरोध करती है तब उसका आक्रोश अनायास ही फूट पड़ता है। प्रगतिवादी लेखक
हमेशा शोषित, समाज में जो शोषित है, तो समाज में शोषित कौन है? तो समाज में शोषित मजदूर है, श्रमिक है, समाज में शोषित स्त्री है और समाज में शोषित बालक है। तो इन तीनों की का पक्षपाती रहा है प्रगतिवादी साहित्य, और इसीलिए प्रगतिवादी साहित्य में नारी के प्रति एक नया दृष्टिकोण स्थापित हुआ। छायावादी रचनाएं नारी के श्रृंगारिक रूप, नारी के सौंदर्य के प्रति ध्यान देता था, जबकि प्रगतिवादी साहित्य नारी के श्रमिक व्यक्तित्व, नारी के जमीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है, ध्यान केंद्रित करता है। तो प्रगतिवादी रचनाएं 1923 से हमें मिलती है। जैसे कि छायावादी कवि है निराला, छायावाद में उनकी रचनाएं शिखर पर है, लेकिन उसी साथ में उन्होंने प्रगतिवादी रचनाएं भी लिखी हैं, जैसे उनकी भिक्षुक कविता, तोड़ती पत्थर कविता। भिक्षुक कविता उनकी, वो एक भिक्षुक, भिखारी, उस पर लिखी गई है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकोटिया टेक। ये एक भिक्षुक का वर्णन है हमारे सामने, जो एक ऐसा भिखारी जिसके पास कुछ नहीं है, उसका पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो गया है और एक एक दाने के लिए वो तरस रहा है। तो इस ऐसे वर्ग को हमारे सामने लाना, यानी प्रगतिवादी चेतना को हम विस्तार देना। दूसरी उनकी कविता है वह तोड़ती पत्थर। ये कविता का शीर्षक ही एक ऐसी मजदूरी करने वाली स्त्री को सामने लाता है। श्रमिक स्त्री का चित्रण है इसमें। इलाहाबाद के पथ पर मैंने उसको देखा, वह तोड़ती पत्थर। तो ये शोषित और मजदूर श्रमिक वर्ग की स्त्री का चित्रण उस समय उन्होंने किया जब छायावादी रचनाएं वो लिख रहे थे। उसी समय समानांतर उनकी ये रचनाएं भी प्रकाशित हो रही थी। तो ये कवि निराला की रचनाएं उस समय हमें मिलती है, और उसके साथ में सुमित्रानंदन पंत की युगांत और ग्राम्या, ये सारी रचनाएं भी हमें उसी समय मिलती है। तो ये प्रगतिवादी साहित्य की शुरुआत के बहुत पहले की रचनाएं हमारी है। प्रगतिवादी साहित्य का सैद्धांतिक तौर पर आरंभ लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ, जिसकी बात हम साथ से सुनेंगे। 1936 में प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन गठित हुआ, और ये 1936 का साल एक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी साल प्रेमचंद जी का अवसान होता है, और इसके पहले वो कफन और गोदान जैसी रचनाएं हमें देते हैं। जैसा कि प्रगतिवाद की चर्चा में सोनल जी ने बताया, स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की छाती से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। या इसी दौर आप देखिए कि नागार्जुन की जो प्रगतिशील कविताएं आती हैं, जो कि कालांत समय की दृष्टि से बाद में आई हैं, लेकिन बिल्कुल इससे मिलती जुलती हैं। और वो खादी ने देखो मखमल से 60 गांठ कर डाली है, टाटा बिरला डाल मियाँ की 300 दिन दिवाली है। आप इस कविता को देखिए और दिनकर की कविता को देखिए, तो दोनों में कहीं ना कहीं ऐसा स्पष्ट हो जाता है कि जो शोषक वर्ग है, जो उद्योगपति वर्ग है, उनके विरुद्ध में कविताएं लिखी जा रही थी। प्रेमचंद जी पहली बार महसूस करते हैं, और इस विदेश में मुल्कराज आनंद को लेकर के वे लोग विदेश में थे, वहाँ पर भी प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की गठन हो चुका था। लेकिन भारत में प्रेमचंद जी इससे सामने आते हैं, और वे कहते हैं कि सुंदरता की कसौटी बदलनी चाहिए, सुंदरता की कसौटी बदलनी चाहिए। अभी तक कलाकारों ने शासकों पर अवलंबित रहकर केवल उनका गान किया है, किंतु आज झोपड़ी और उसकी शुष्कता का चित्रण होना आवश्यक हो गया है। ये शब्द इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं कि पहली बार प्रेमचंद जी ने सुंदरता की कसौटी बदलने की बात कही। प्रेमचंद जी ऐसे कहानीकार, ऐसे रचनाकार हैं जो समाज के प्रायः दीन दलित
वर्ग को लेकर के आदर्शवादी बात कहते आए थे, किंतु उन्होंने पहली बार यह महसूस किया कि नहीं, अब सुंदरता की कसौटी बदलनी चाहिए। तो ये सुंदरता की कसौटी का मतलब क्या है? सुंदरता वास्तव में, इसकी बात निराला पहले ही कह चुके थे। और आप तोड़ती पत्थर जिसका भी उल्लेख किया गया, उसका वो कविता अगर आप देखें तो उसके शारीरिक गठन की जो बात आती है और जो हथौड़ा मारती है महिला पत्थर तोड़ने के लिए, तो ये जो सौंदर्य था, इसकी बात वर्षों पहले निराला कर चुके थे। इसी तरह जो पहले से रीति काल था या भक्ति काल था या पहले की जो कविताएं थीं, उसमें सुंदरता की बात आती है। तो उन सुंदरता से बिल्कुल हट करके प्रेमचंद जी अपनी बात रखते हैं, निराला अपनी बात रखते हैं। यहाँ तक कि प्रसाद जो कामायनी में सौंदर्य दिखा आए थे, नील प्रधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, इस तरह की जो बात थी वो प्रगतिवाद में आकर के आप देखते हैं कि बिल्कुल अलग दिखाई देती है। तो प्रेमचंद जी जब ये बात कहते हैं कि सुंदरता की कसौटी बदलनी चाहिए, तो ये निश्चित तौर पर जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो श्रमशील आदमी है, जो शोषित है, उसका सौंदर्य निरूपण की बात कहना चाहते हैं। अभी तक जो होता आया था, यानी कि राजाओं महाराजाओं के पक्ष में या उद्योगपतियों के नज़रिए से, या जो इस तरह का जो वर्ग था, जो समृद्ध वर्ग था, उसकी दृष्टि से जो कविताएं होती थी वो बिल्कुल अब नहीं होनी चाहिए। समाज का एक ऐसा वर्ग है जो